एवरीवन, मैं हूं कीर्ति एंड स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सेशन में, जिसमें आज के हमारे गेस्ट है आशीष सोमैया सर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ है वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के। इस सेशन में ना हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया है जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपको कैसे एक राइट म्यूचुअल फंड और कैसे एक राइट स्टॉक को एक्चुअली पिक करना चाहिए। इसमें साथ ही आशीष सर ने ना अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज को भी हमारे साथ डिस्क्लोज किया है कि वो कैसे रिसर्च करते हैं, वो कैसे स्टॉक्स को पिक करते हैं। So let's quickly move on to the interview session. Welcome to Finology, sir. Welcome to this interview session. My first question for you is looking at the market scenario. जो भी market scenario अभी stock market में चल रहा है इंडिया में, and जैसे RBI भी रेपो रेट्स को हाइक कर रही है, कभी चेंज, अभी जैसे उन्होंने रिसेंटली कहा है कि वो रेपो रेट को नहीं चेंज करेंगी। तो ये करंट मार्केट सिनेरियो पे आपका क्या राय है? लाइक रिटेल इन्वेस्टर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए अभी के के अकॉर्डिंग? देखिए, क्या है कि बाजार का जो भी फ्लो है उसको हमेशा एक कंटिन्यूम में देखना चाहिए। जैसे आज हम एक मौके पे एक जंक्चर पे बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बाजार का डायरेक्शन समझने के लिए और एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए वो समझने के लिए कहाँ से आ रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, तो अब तक का क्या कंटिन्यूटी है वो कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप देखें तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर इन्वेस्टर्स जो हैं इन्होंने अपना एक्सपोजर इक्विटी को बढ़ाना चाहिए, और इनफैक्ट जो भी एसआईपीज कर रहे हैं या रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लमसम भी करने को देख रहे हैं, तो अभी का जो माहौल है ये काफी एक अट्रैक्टिव लेवल है मार्केट का। इसके दो कारण है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप एक ओवरऑल मार्केट का लेवल या वैल्यूएशन के तौर पे अगर आप देखते हैं तो आप देखिए कि जैसे पिछला जो हमने एक हिस्टोरिक हाई बनाया था मार्केट का लेवल रीसेंट पास में, समझिए अक्टूबर 2021 में 18,500 के करीब निफ्टी था। उसके बाद हमने देखा कि एक वॉर हुआ, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़े, काफी सारे मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए, तो वो 18,500 के लेवल से मई 2022 में आते आते हम लोग 15,200 देखा लेवल हमने, और फिर नवंबर 2022 में फिर 18,900 देखा, और अभी थोड़े समय पहले हम 16,500 के आसपास के लेवल पे थे। तो बोलने वाली बात क्या है कि 1.5 साल से मार्केट एक रेंज में 17 से 18,000 इस तरीके के रेंज में 1.5 साल से चल रहा है। लेकिन 1.5 साल जब मार्केट एक रेंज में रहता है तो अल्टीमेटली मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें अंडरलाइंग कंपनीज हैं, और ऐसा तो है नहीं कि अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो ये कंपनियां मुनाफा कमाना या कैश फ्लोज बनाना बंद कर देती है। तो हमारा एनालिसिस ये कहता है कि पिछले 1.5 साल में जब मार्केट सेम लेवल पे है तब निफ्टी का जो अर्निंग पर शेयर है, जो कंपनियों का मुनाफे का जो इंडेक्स है, वो कम से कम 20 से 22%, 25% मेरे ख्याल में बढ़ गया है। और अगर मैं इंडेक्स की बात नहीं करूं, जैसे हमारे जैसे लोग म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करते हैं, तो हम लोग तो ईपीएस नहीं फ्री कैश फ्लो देखते हैं, वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह सारे कंसिडरेशंस करने के बाद। तो जब एनएवी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है तब पोर्टफोलियो की अंडरलाइंग वैल्यू हमारे अनुमान से 40% बढ़ गई है। तो पहली बात यह है कि पिछले 1.5 साल से मार्केट एक रेंज में है लेकिन सस्ता हो रहा है। अगर मैं आपको बोलता कि 10 रुपए का एनएवी समझिए कि 8 हो गया, या आप समझिए कि चलिए एनएवी और म्यूचुअल फंड्स की बात मत करिए, एकदम ऑर्डिनरी चीज की बात करिए, फर्ज कीजिए कि एक बिस्किट का पैकेट है। अगर मैं आपको बोलता कि 1.5 साल पहले बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का था, करेक्ट, और आज मैं अगर आपको बोलूं कि ये बिस्किट का पैकेट 8 रुपए का हो गया, तो आपको समझ में आएगा 20% डिस्काउंट है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 10 रुपए का पैकेट 10 रुपए का ही है, लेकिन इसमें पहले 5 बिस्किट होते थे, अब 5 के बजाय 6 बिस्किट आएंगे पैकेट में, तो ये भी 20% डिस्काउंट है ना जी। तो स्टॉक मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को प्राइस का करेक्शन, मतलब 10 का 8 होगा तो 20% डाउन है, ये तुरंत समझ में आता है। लेकिन 10 का 10 रहे लेकिन कंपनियों का मुनाफा बढ़ जाए तो वो नोटिस नहीं किया जाता है। तो पिछले 1.5 साल में यही हुआ है, जिसको हम एक टाइम करेक्शन बोलते हैं। प्राइस करेक्शन नहीं हुआ लेकिन बहुत भारी एक टाइम करेक्शन हुआ, और हमारे पोर्टफोलियोज में 40% वैल्यू बढ़ गई है, 40% टाइम करेक्शन हुआ है पिछले 1.5 साल में। तो ये बहुत अच्छा मौका है एंट्री लेने का। दूसरी चीज आप ये समझिए कि ये सब हुआ क्यों। तो इंडिया की जो कंपनियों की या कॉर्पोरेट जो कंडीशंस है और इंडिया की जो आर्थिक व्यवस्था का जो माहौल है वो तो बढ़िया है। हमारे यहाँ पे ये सारे डिस्टर्बेंस हुए बाहर के माहौल की वजह से, अपने प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हुआ है, बाहर के माहौल की वजह से हुआ है, बाहर के कारणों की वजह से अपना मार्केट सस्ता हो रहा है, तो इसका तो फायदा लेना चाहिए हमने।
तो किसी भी नजरिए से अगर आप देखें तो अभी एक अच्छा माहौल है अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए और कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखने के लिए। राइट राइट सर। सर तो जैसा आपको इतने सालों से म्यूचुअल फंड्स का बहुत एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, कितने टाइप के फंड्स होते हैं। तो अगर कोई बिगिनर इन्वेस्टर है, जैसे आज हमारी मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में यूथ जनरेशन सबसे ज्यादा है, एंड यूथ जनरेशन इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, जो बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं जिनकी पहली सैलरी आई होती है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो समझ नहीं पाते कि कहाँ से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे बिगिनर इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई नॉलेज की कमी की वजह से हेसिटेट करते हैं या इन्वेस्ट नहीं कर पाते या सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते? देखिए क्या है कि सबसे पहली चीज ये कि अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने देखा आपने अच्छी बात आपने बताई कि आपके ऑडियंस में ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्टली आजकल एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं। तो आपसे जानकर खुशी हुई कि आपके ज्यादातर जो आपके ऑडियंस है ये म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये स्टार्ट करने का ये सही तरीका है। देखिए अगर आप दिग्गज इन्वेस्टर बन जाते हैं, अगर आप बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपको स्टॉक पिकिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, एफएनओ सारी की सारी चीजें समझ में आ जाती है, तब तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया अगर आप नौसिखिया हैं, फर्स्ट टाइम अगर एंटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से ही एंटर करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का एक चीज है कि म्यूचुअल फंड में भी जैसा आपने बताया कि मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड का फील्ड बहुत वास्ट है। तो अपने अपने तरीके से हम सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन काफी वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। और म्यूचुअल फंड सही तरीका है, सही जरिया है स्टार्ट करने का, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी कॉम्प्लिकेशंस मैं कहूंगा कम नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं। राइट। तो इक्विटी फंड्स है, डेट फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स हैं। तो अगर एक नौसिखिया इन्वेस्टर है जिसको पहली बार शुरू करना है तो दो तीन चीजें हैं जहां से शुरू कर सकते हैं। पहली बात तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई आपको पता ही नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आप पूरा बाजार खरीद लीजिए। और पूरा बाजार खरीदने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप निफ्टी 500 या BSE 500 जो सबसे ब्रॉड इंडेक्स है उसका एक इंडेक्स फंड भी खरीद लीजिए। तो क्या है कि आपका बाजार में आपकी एंट्री तो हो जाएगी, आप एक इंडेक्स के या मार्केट के लेवल से चलना तो शुरू कर देंगे। क्योंकि बाजार में क्या है कि सही एंट्री लेने के साथ साथ जितनी जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आगे जाकर के ग्रोथ आपकी बढ़ती है। तो शुरू करना बहुत जरूरी है। और अगर पता ही नहीं है कि, मैं हमेशा बोलता हूँ जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, इफ यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, इफ यू डोंट नो व्हाट टू बाय, यू बाय द मार्केट। तो मार्केट खरीदने का सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई कम से कम एक निफ्टी 500 का फंड आप खरीद लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप निफ्टी 500 का फंड या इंडेक्स फंड नहीं खरीदते हैं और आप पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी अच्छे फंड हाउस का आप मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड खरीद लीजिए, क्योंकि ये भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डाइवर्सिफाइड हर सेक्टर में, तो ये दूसरा जरिया रहेगा। और तीसरा ये है कि अगर आप इक्विटी से घबराते हैं थोड़ा, अगर आपको लगता है कि भाई इक्विटी मार्केट हमारे लिए नहीं है, इसमें बहुत वॉलेटिलिटी है, तो इक्विटी पूरी की पूरी इक्विटी करने के बजाय कम से कम एक बैलेंस एडवांटेज फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं वो इक्विटी का मार्केट को देख करके ऑटोमेटिकली अपना कितना इक्विटी कितना डेट, इसका संतुलन या कैलिब्रेशन ये खुद ही बना लेते हैं। तो ये दो तीन तरीके हैं जहां से शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत करना जरूरी है, जल्दी शुरुआत करना जरूरी है, और उसके बाद आगे चलिए जैसे सीखते जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर तो जैसे मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है, ये मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है लोगों के बीच में कि जैसे स्टॉक्स को रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ देखना होता है, ROE देखो, PE देखो, ROC देखो, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बट म्यूचुअल फंड्स में भी एक सेट पैरामीटर्स होते हैं कि आपको ये चीज देखनी होगी, ये चीज देखनी होगी, तब जाके आप एक सही म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं अपने रिस्क कैपिटाइट के अकॉर्डिंग। तो आप इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर कोई बिगिनर इन्वेस्टर है, वो जानता है कि वो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता है क्योंकि वो अभी अर्लीज में है, अपने 20-30s में है, तो अच्छा खासा रिस्क वो बियर कर सकता है, तो उसे कैसे कोई म्यूचुअल फंड पिक करना चाहिए? क्या क्राइटेरिया ऐसे होने चाहिए जो उसे देखने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए? देखिए, ये बात तो मैं मानता हूँ कि स्टॉक खरीदने में जितनी आपको सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंस, जितना आपको सीखना पड़ता है,
मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड खरीदने में उससे तो कम ही सीखना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशन उसको उसके मुकाबले में कॉम्प्लिकेशन कम है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कॉम्प्लिकेशन के अलावा इसमें रिस्क भी कम है। देखिए क्या है, क्योंकि अगर आप शेयर्स खरीदने जाएंगे और अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें, तो आप एक शेयर खरीदेंगे, 2 शेयर खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, पूरा पोर्टफोलियो बनाना तो मुश्किल हो जाएगा। और बिना नॉलेज के अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसको पोर्टफोलियो नहीं बोलेंगे, इट विल जस्ट बी अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। राइट। और एरिथमेटिकली या फाइनेंस वाइज अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो इज नॉट जस्ट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। एक पोर्टफोलियो तैयार करना जो कि दूसरे कंपटीशन के साथ compete कर सके और इंडेक्स के साथ भी compete कर सके और होपफुली इंडेक्स को बीट कर सके, तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है वो साइंटिफिक एक्टिविटी है और हर किसी के बस का है नहीं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना। तो अगर कोई खुद डायरेक्टली करता है तो या तो 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक लेगा या एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स लेगा, बट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो मुझे लग रहा है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना और ऊपर से ऐसा पोर्टफोलियो बनाना कि जो इंडेक्स को बीट करने की क्षमता रखे, ये मेरे ख्याल में मुश्किल ही है। तो उसके मुकाबले में आपने सही बताया कि भाई म्यूचुअल फंड में कॉम्प्लिकेशन कम है और जो दूसरा पोर्टफोलियो वाला मैंने आपको एस्पेक्ट बताया उसकी वजह से म्यूचुअल फंड में रिस्क भी कम होता है। क्योंकि आप देखिए जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक और खराब से खराब स्टॉक अगर आप 2-5 ले लें तो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अगर आप एक लंबे अरसे के लिए समझिए 5 साल का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा स्टॉक और खराब स्टॉक उसमें जन्नत और जहन्नुम का फर्क हो सकता है। लेकिन अच्छा म्यूचुअल फंड और खराब म्यूचुअल फंड में भी फर्क होता है, लेकिन जन्नत और जहन्नुम जितना फर्क शायद नहीं होता है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप गिरेंगे तो भी एक तमीज से गिरेंगे, मतलब इतना बुरा नहीं होगा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हैं, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, राइट। सो आई थिंक दैट म्यूचुअल फंड इज मोर प्रिफर्ड, इट इज लेस रिस्क, राइट। अच्छा, अब देखना क्या चाहिए, तो मैं ये जैसा मैंने आपको बताया अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो आप निफ्टी 500 का इंडेक्स फंड ले लीजिए या कोई आप एक अच्छे वेल रेप्यूटेड या, और वेल रेप्यूटेड में क्या है म्यूचुअल फंड्स में कि आमतौर पे पहले लोगों की वेल रेप्यूटेड की डेफिनेशन क्या होती थी लोगों की कि भाई ये फलाना फलाना कंपनी है, इनके बैंक भी है, इंश्योरेंस भी है, होम फाइनेंस भी है, तो फिर उसका म्यूचुअल फंड भी अच्छा ही होगा, ये एक सोच होती थी। लेकिन पिछले थोड़े सालों में म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है ये काफी वाइब्रेंट हो गई है, काफी मेरिटोक्रेटिक हो गई है। तो अभी क्या है कि जो सारे जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं वो कोई बैंक के या किसी इंश्योरेंस कंपनी के नहीं है। जो प्योर फंड मैनेजमेंट की कंपनीज हैं वो भी काफी इसमें स्पेशलिस्ट काफी आ गई और उनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, राइट। तो इसमें अभी आपको खाली ये देखना है कि भाई इनके पीछे के लोग कौन है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस तरीके का इनका इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी है। थोड़ी बहुत अगर आप रीडिंग करेंगे, थोड़ी बहुत अगर आप ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, इनका कम्युनिकेशन देखेंगे, तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए भी रिसर्च करना पड़ता है, लेकिन स्टॉक्स के मुकाबले में बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा मैं मानता हूँ। राइट राइट सर। तो जैसे लोग आइडियली मतलब जितना भी पढ़ते हैं, जहाँ से भी, इवन मैंने भी पढ़ा है कि स्टॉक्स का पोर्टफोलियो क्रिएट करने जाते हैं तो आइडियली हमें 10 से 12 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से भी कम्युनिकेट कर चुकी हूँ जिनके पोर्टफोलियो में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मतलब वो डेट में भी 6-7 डेट फंड्स में इन्वेस्टेड हो जाते हैं। कई बार इक्विटी फंड की बात करें तो इक्विटी भी होता है उनके पास, 6-7 इक्विटी फंड्स होते हैं, हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड का ही पोर्टफोलियो अगर कोई इंसान क्रिएट करना चाहता है तो क्या आइडियल एसेट एलोकेशन उसका होना चाहिए, मतलब कितने म्यूचुअल फंड्स उसके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए ताकि उसका डाइवर्सिफिकेशन भी रहे एंड उसके रिटर्न्स भी उससे अफेक्टेड ना हो? अगर आप पहले शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेट फंड्स हैं इसमें आपको अब तो क्या है कि डेट का टैक्सेशन वगैरह चेंज हो गया, तो उसको टैक्सेशन को साइड में रखते हैं। अल्टीमेटली यही देखना है कि भाई कंपेरेबली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखें तो अज्यूम करिए कि एफडी म्यूचुअल फंड सब में इक्वल रिटर्न आने वाला है, ऐसा आप अज्यूम करिए और अज्यूम करिए कि सबका टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, राइट। और आप कन्वीनियंस या फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, और क्या है कि यही बात है कि अगर आप 1 महीने का 1 साल का पैसा है तो आपको 1 साल की एफडी में रख सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि 1 साल का पैसा है लेकिन अंडरलाइन फंड का 5 साल 10 साल का भी बॉन्ड्स हो सकता है, थोड़ा बहुत रिटर्न आपको उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो अज्यूम करिए कि भाई सबके रिटर्न इक्वल है और टैक्सेशन इक्वल है और आप समझिए कि डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा लगाना है
वो अभी शॉर्ट टर्म फंड्स में, जो शॉर्ट टर्म फंड का क्या मतलब है कि 3 साल से 5 साल की बॉन्ड्स, अच्छे मतलब AAA PSU अच्छे बॉन्ड्स 3 साल से 5 साल के जिन फंड्स में होते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि आइडियल फंड्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा फंड्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक दो लिक्विड फंड में, जो आपका लिक्विड फंड, तो एक ही लिक्विड फंड काफी होता है, क्योंकि लिक्विड फंड में आमतौर पे कोई रिस्क नहीं होता है और ये हमेशा बैंक CDs और 1 महीने से कम के इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड तो कोई भी एक ठीक है। दूसरा है शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, ये कैटेगरी तो 2 फंड्स जो भी आप कर लीजिए। और रही बात इक्विटी की, तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है। मैंने पहले भी बताया कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, मतलब फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप ये तो नाम है, लेकिन जो फंड्स, क्योंकि आपने यंग इन्वेस्टर का आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो ऐसे फंड्स जो कम से कम 50-60% लार्ज कैप में और बाकी का 50% स्मॉल एंड मिड कैप में डालें, तो जो लोग यंग इन्वेस्टर्स है, जिनके पास आगे जाकर के लंबी अवधि है इन्वेस्ट करने की, उनके लिए इस तरीके के फंड्स आइडियल होते हैं। तो अज्यूम करिए कि आप ये इस तरीके का फंड ले रहे हैं कि जो आधा लार्ज कैप में और आधा स्मॉल एंड मिड कैप में है, तो उसमें भी 2 फंड या 3 फंड मैक्सिमम काफी है। तो किसी के भी पोर्टफोलियो में डेट इक्विटी मिला लीजिए आप, 4 से 5 फंड, 5 फंड से ज्यादा, 1 लिक्विड फंड, 2 डेट फंड और 2 मल्टी कैप स्ट्रोक फ्लेक्सी कैप जो मैंने बोला, उससे बहुत ज्यादा इसको पॉपुलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कई लोग हैं जो डेट इक्विटी वगैरह नहीं करते और हाइब्रिड, जैसा मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, बैलेंस एडवांटेज फंड, तो उसमें भी कोई भी 2 या 3 बैलेंस एडवांटेज फंड होंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा क्यों होंगे, राइट। जैसे हमारे कोई रिलेटिव है हमारे फैमिली में, उसने मुझे एक बार पूछा था, उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड थे, तो मैंने ऑन लाइटर नेट उनको बोला था कि भाई पूरा जू नहीं बनाना है यहाँ पे, राइट। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि बहुत ज्यादा फंड खरीद लेंगे तो पूरी मार्केट लेके आ जाएंगे, फिर अल्टीमेटली उससे कोई फायदा बनेगा नहीं। राइट सर। सर, तो जैसे जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसमें एक एस्पेक्ट होता है मैनेजमेंट एनालिसिस का, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आता है। तो वैसे ही जब हम म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो मैंने ये देखा है कि हमें फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब हम इक्विटी रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज को कैसे रिटेल इन्वेस्टर समझेगा, कि क्या कैसे हम समझे कि ये फंड मैनेजर्स के जो मैनेज्ड फंड्स हैं ये अच्छे हैं, या फिर उसकी एक्सपर्टीज को समझने के लिए हमें क्या क्राइटेरियाज को देखना चाहिए? फंड, जैसा मैंने पहले बताया कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड हाउस, तो मैंने जैसे पहले बताया कि पहले म्यूचुअल फंड्स की जो इंडस्ट्री या कैटेगरी थी वो नई कैटेगरी थी, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था इतना। तो लोग जो भी म्यूचुअल फंड खरीदते थे, तो जिस बैंक के साथ उनका काम पड़ता था, जिसका होम लोन लेते थे, जिसका इंश्योरेंस लेते थे, उसी का म्यूचुअल फंड भी ले लेते थे, जो क्योंकि कॉमन एक कॉन्ग्लोमरेट वाला जो स्ट्रक्चर होता है। लेकिन धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स की जो इंडस्ट्री है, इसमें अभी क्या है कि आपका बैंक कौन सा, इंश्योरेंस कौन सा, उसको कोई दिखता नहीं है। आजकल ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ जो प्योर इंडिपेंडेंट फंड हाउसेज हैं, जिनका मेन काम फंड मैनेजमेंट करना है, और इससे कोई मायने नहीं है कि भाई आप कौन से इंडस्ट्रियल हाउस को बिलोंग करते हैं, कौन से फाइनेंशियल हाउस को बिलोंग करते हैं। तो इंडस्ट्री मेरिटोक्रेटिक हो चली है कि भाई अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है, आपके लोग अच्छे हैं, तो उसमें लोग पैसा लगाते हैं आजकल। अब दूसरी बात ये रहती है कि भाई क्या देखना चाहिए। तो अगर आप फंड मैनेजर की बात करते हैं या फंड हाउस में भी अगर आप देखते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फंड मैनेजर के साथ साथ कंपनी कौन सी है, कंपनी के पीछे के जो फंड हाउस है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको स्टार्ट किसने किया है, इसके पीछे के लोग कौन है, ये देखना चाहिए। इनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी कितनी है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वेल स्टाफ्ड है या नहीं है, रिस्क, क्योंकि क्या है कि फंड मैनेजमेंट एक रिस्क मैनेजमेंट का भी बिजनेस होता है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, फिलोसॉफी क्या है, ये पूरा सेटअप देखना पड़ेगा। अच्छा, आपका क्वेश्चन सेटअप को लेकर के नहीं, बट डेफिनेटली यू आस्क्ड स्पेसिफिकली अबाउट फंड मैनेजर, तो फंड मैनेजर पे आता हूं मैं। फंड मैनेजर के लिए एक कंपनी में रहना, लंबे समय के लिए रहना और स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए क्या है, हकीकत ये है कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड या बेस्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर जो है, हर किसी में ऐसा 1-2 साल आता ही है कि परफॉर्मेंस अच्छा होता है, फिर 1-2 साल कुछ चीजें नहीं काम करती हैं। अल्टीमेटली हम एक मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और वो मार्केट का चलन पूरा हमारे पकड़ में नहीं होता है। हम अपनी नाव अगर दरिया में उतारते हैं तो हम अपनी नाव को कंट्रोल कर सकते हैं, दरिया तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, राइट। तो मार्केट ऐसी चीज है जहां पे हमेशा ऐसा होता ही है कि भाई हर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट से बेस्ट फंड मैनेजर के भी कभी न कभी 1-2 साल खराब आते हैं।
तो उसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि एक फंड मैनेजर का एक कंपनी में लंबे अरसे के लिए रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई फंड मैनेजर 2 साल किसी फंड को चला लेगा, फिर छोड़ के 2 साल कहीं और चला लेगा, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड को भांप नहीं पाएंगे। तो फंड मैनेजर की कंपनी, पेडिग्री, उसके पीछे के लोग, वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके फंड मैनेजर की बात करेंगे तो लॉन्जेविटी और कितना लंबा वो एक कंपनी में काम किया है ये बहुत जरूरी होता है। और फिर उसके साथ उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन से स्कीम्स मैनेज किए हैं, कौन से पीएमएस या म्यूचुअल फंड मैनेज किए हैं, उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। भाई कितने, अगर आप साल दर साल देखें तो कितने साल ऐसे हैं जहां पे इंडेक्स को बीट किया है, कितने साल ऐसे हैं जहां इंडेक्स को बीट नहीं किया है, कितने कंसिस्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंड मैनेजर लंबे अरसे के लिए होते भी हैं, लंबे अरसे का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा भी होता है, लेकिन वो बहुत ही वॉलेटाइल और इनकंसिस्टेंट होता है। किसी साल नंबर 1 पे, अगले साल नंबर 20 पे है, तो उससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट छूट जाता है। तो अच्छे साल में अगर आप टॉप में हैं, तो खराब साल में भाई तमीज से कम मिडिल में आएंगे, ऐसा तो नहीं कि एकदम बॉटम में चले जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, लेंथ ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जी सर। सर, और जैसे अभी हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना हो तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्या एक रिसर्च प्रोसेस किसी के लिए होना चाहिए, क्या उसे फॉलो करना चाहिए, कैसे उसे स्टॉक्स की, क्योंकि इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, तो कैसे उसे फर्स्ट स्टेज पे उस स्टॉक्स को स्क्रीन करना चाहिए, फिर स्क्रीन करने के बाद कैसे उसे आगे पता चलेगा कि वो स्क्रीन स्टॉक में कौन से ऐसे पैरामीटर्स देखे ताकि उसे एक आइडियल स्टॉक जो वो ढूंढ रहा है वो उसे मिल सके, तो क्या प्रोसेस उसे फॉलो करना चाहिए? देखिए क्या है कि एक खास बात यह है स्टॉक मार्केट को लेकर के और स्टॉक्स खरीदने में, कि हम लोग जितने भी लोग हैं, जो भी कोई निवेशक है, तो वो कहीं कहीं पे किसी न किसी इंडस्ट्री से या किसी न किसी कारोबार से या किसी न किसी इंडस्ट्री में नौकरी करने से कहीं न कहीं पे जुड़े होंगे। राइट। जैसे समझो कि कोई रिटेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई एफएमसीजी में काम कर रहा है, कोई एग्री प्रोडक्ट्स का काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। तो क्या होता है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई ये म्यूचुअल फंड वगैरह ठीक है, मुझे खुद स्टॉक पिकिंग करनी है, तो एक कॉमन गलती लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, अपने दोस्तों को पूछते हैं कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। तो आप देखिए, सोशल मीडिया पे आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन या बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों को पूछना, सोशल मीडिया पे किसी ने रेकमेंड कर दिया वो ले लेना, उससे अच्छा तो भाई ये करोगे, भाई आप जिस इंडस्ट्री में या जिस सेक्टर में काम करते हो तो उसकी भी तो लिस्टेड कंपनियां होंगी ना। तो कम से कम जो आप जिस सेक्टर में या जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो उसकी आपको थोड़ी बहुत समझ होगी। अच्छा, उसके बारे में आपको समझ ना भी हो तो उस इंडस्ट्री में तो आप कम से कम लोगों को मिल सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, राइट। तो आई थिंक कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुद डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करें, तो पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि भाई एक प्रोसेस बनाया जाए, और प्रोसेस आप बनाएंगे तभी जब आप कम से कम ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी कंपनी से स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में आप फेमिलियर हो या अपने आप को कम से कम फेमिलियराइज कर सकते हो। तो मैंने देखा है कि आमतौर पे लोग ये चीज को ध्यान में नहीं रखते। फर्ज कीजिए अगर मैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से नहीं जुड़ा हुआ होता और अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई तुम स्टॉक पिकिंग करो, तो मैं किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ होता। या अज्यूम करिए कि मैं एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हूं, लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता है और मुझे स्टार्ट करना है। तो क्योंकि मैं एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काम करता हूं और 4-5 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी लिस्टेड है, तो फार्मा के बारे में सीखने जाऊं उससे अच्छा तो एसेट मैनेजमेंट के बारे में मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो रहेगा ना, करेक्ट। तो हमेशा अगर आप खुद करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसी जगह से स्टार्ट करिए जहां पे या आपको फेमिलियरिटी है या आप अपने आप को फेमिलियराइज कर सकते हो, राइट। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। और फिर उसके अंदर आप देखिए कि भाई कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, कौन सी कंपनी हाईएस्ट मार्जिन पे अपने प्रोडक्ट बेच सकती है, कौन सी कंपनी अच्छा ब्रांड और अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। और फिर उसके पीछे जो भी एनालिसिस और नंबर्स और जो भी डेटा है उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ऐसा रखना चाहिए जो कम से कम अपने पकड़ में आए। ऐसा नहीं कि हम एक सेक्टर में काम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम अभी बस इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर अच्छा करने वाला है तो वहीं पहुंच जाए। अरे भाई, आपको उस सेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता है, आप उस सेक्टर में किसी को जानते भी नहीं हो, आप अपना बेसिक प्राइमरी रिसर्च भी नहीं कर सकते, राइट।
तो जो फेमिलियरिटी है और जहां पे आप रिसर्च खुद करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, स्टार्ट वहां से करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे सीखेंगे। जी सर, जी। सर तो जैसे आप भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी से जुड़े हुए हैं, आप भी अपने क्लाइंट्स एडवाइस प्रोवाइड करते हैं एंड आप खुद भी रिसर्च करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक्स की। तो व्हाइट ओक में आपका क्या अप्रोच होता है टुवर्ड्स स्टॉक सिलेक्शन? कैसे आप लोग वो एक अच्छा स्टॉक या मल्टी बैगर स्टॉक जो हम कहते हैं, वो कैसे आप पिक करने के आपके क्या क्राइटेरियाज होते हैं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी समझ सके कि क्या आइडियल क्राइटेरियाज को उन्हें देखना चाहिए?